जय हिंद साथियों। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। जो बायोलॉजी है वो फाउंडेशन बैच है और हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं जूलॉजी की एक यूनिट है। उस यूनिट का नाम है कोशिका, इंग्लिश में कहे तो सेल। तो हमने कोशिका सेल को पढ़ लिया है। उसके आगे हम पढ़ रहे थे, तो हम पढ़ रहे थे गुणसूत्र के बारे में। तो दोस्तों कल हमने पढ़ा था गुणसूत्र को देखा था अपन ने। गुणसूत्र कहाँ पे पाया जाता है? गुणसूत्र केंद्रक के अंदर पाया जाता है। गुणसूत्र कहाँ पे पाया जाता है? केंद्रक के अंदर पाया जाता है। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? केंद्रक कोशिका के अंदर पाया जाता है। जंतु कोशिका का सबसे बड़ा अंग क्या होता है? कोशिका का सबसे बड़ा अंग केंद्रक होता है। अब बात की जाए कि ये केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। तो केंद्रक की खोज किसने की थी साथियों? केंद्रक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने कहा था कोशिका के अंदर एक केंद्रक पाया जाता है। तो कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। अब रॉबर्ट ब्राउन के बाद आए बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक। क्या साथियों? बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक। बाल्डेयर ने कहा कि इस केंद्रक के अंदर एक संरचना पाई जाती है, उसे अपन गुणसूत्र कहते हैं। तो बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने गुणसूत्र की खोज की। तो गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र की खोज बाल्डेयर ने की थी। और उन्होंने कहा कि मानव में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और संख्या में बात की जाए तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अब बात की जाए यानी कि रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक की खोज की और केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाए जाते ये बाल्डेयर ने बताया। अब फिर आए क्या सा काल्सबर्ग आए। फिर कौन आए? काल्सबर्ग आए। काल्सबर्ग ने कहा कि जो गुणसूत्र होता है काल्सबर्ग ने कहा कि जो गुणसूत्र होता है गुणसूत्र पर डीएनए उपस्थित होता है या डीएनए के बने होता है। जो गुणसूत्र होता है वो डीएनए का बना होता है। इसलिए जो डीएनए की खोज किसने की? डीएनए की खोज की काल्सबर्ग ने की। अब बात करते हैं ए होता है डीएनए। इसको यानी कि जूम करके देखा गया तो डीएनए की संरचना इस तरीके से होती है। अब बात की जाए तो अब आए वाटसन एवं क्रिक। तो वाटसन एवं क्रिक ने दिया यानी कि इन्होंने क्या किया? काल्सबर्ग ने डीएनए की खोज की। अब वाटसन एवं क्रिक आए। वाटसन एवं क्रिक आए, ये दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि जो डीएनए होता है, डीएनए की जो संरचना होती है वो डबल स्टैंडर्ड होती है। क्या साथियों? डबल स्टैंडर्ड होती है। इसलिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। किन्हें साथियों? वाटसन एवं क्रिक को। तो इनके डीएनए का डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है। ये किसने कहा? तो डीएनए की डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है, ये वाटसन एवं क्रिक ने कहा। इसलिए इन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब क्या हुआ साथियों? अब आए इनकी जोहानसन ने कहा कि जो डीएनए होता है, डीएनए पे एक संरचना पाई जाती है जिसे अपन जीन कहते हैं। क्या साथियों? जिसे अपन जीन कहते हैं, जिसको जोहानसन ने जीन कहा। तो यानी कि डीएनए पर एक जीन पाए जाते हैं जो जिसकी खोज किसने की थी? जिसकी खोज जोहानसन ने की थी। क्या साथियों? जिसकी खोज जोहानसन ने की थी। और जो जीन होते हैं, जीन न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। जीन न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो दोस्तों अपन ने इतना देख लिया था। केंद्रक कहाँ पाया जाता है? तो हमारे जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। फिर आए बाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने। बाल्डेयर ने कहा कि इस केंद्रक के अंदर गुणसूत्र पाया जाता है। क्या साथियों? गुणसूत्र पाए जाते हैं। गुणसूत्र मानव में 23 जोड़ी पाए जाते हैं। संख्या में बात की जाए तो 46 पाए जाते हैं। अब आए काल्सबर्ग ने कहा कि जो गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र यानी कि पर डीएनए पाया जाता है। गुणसूत्र पर डीएनए पाया जाता है। तो काल्सबर्ग ने डीएनए की खोज की। फिर आए वाटसन एवं क्रिक। वाटसन एवं दो वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि जो डीएनए होती है, डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। इसलिए इन्हें 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। अब बात करते हैं कि अब आए जोहानसन ने कहा कि जो डीएनए होता है, डीएनए पे एक संरचना पाई जाती है जिसको उन्होंने जीन कहा। तो यानी कि डीएनए पर जीन उपस्थित होती है जो न्यूक्लियोटाइड के बने होते हैं। तो ये किसने कहा? जोहानसन ने कहा। तो इतना अपन ने देख लिया था साथियों।
ठीक है। अब अपन बात करते हैं अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल होता है, दो भागों में बटा रहता है। क्या साथियों? दो भागों में बटा रहता है। एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। इसको अपन ने देख लिया था। डीएनए की फुल फॉर्म होती है डाईऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक अम्ल, और राइबोज यानी आरएनए की फुल फॉर्म होती है राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसको अपन ने कल की वीडियो में देख लिया था। अब अपन बात करते हैं कि जो डीएनए होता है, डीएनए कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो डीएनए है ना, तो डीएनए कहाँ केंद्रक में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। डीएनए होता है वो न्यूक्लियोटाइड का बना होता है या न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। इसलिए इसकी जो श्रृंखला होती है, इसकी जो श्रृंखला को अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या साथियों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसमें फास्फोरस तत्व पाया जाता है। डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है, जो अपन ने पिछली वीडियो में देख लिया था। आज अपन को देखना है इन्हीं के बारे में। इसको तो अपन ने समझ लिया था कल कि जो डीएनए होता है, डीएनए की श्रृंखला को अपन पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, जिसको जो कि दो भागों में बटा रहता है। एक होता है फास्फेट या फास्फोरस तत्व, फास्फोरस तत्व कहिए या फास्फेट कहिए, और एक होता है न्यूक्लियोसाइड। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड होता है वो दो भागों में बट जाता है। एक बट जाता है न्यूक्लियोसाइड में, एक बट जाता है फास्फेट या फास्फोरस में। अब अपन बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड के भी दो भाग होते हैं। एक होता है शुगर वाला भाग, एक होता है नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस होता है, ये मुख्य भाग होता है। क्या साथियों? ये मुख्य भाग होता है। तो तत्व की बात की जाए कि डीएनए में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो डीएनए में फास्फोरस तत्व पाया जाता है। अब बात की जाए कि डीएनए का मुख्य भाग क्या होता है, तो डीएनए का मुख्य भाग होता है नाइट्रोजन बेस। डीएनए का मुख्य भाग, तो डीएनए का मुख्य भाग कौन सा होता है? डीएनए का मुख्य भाग होता है, मुख्य भाग डीएनए का मुख्य भाग होता है वो होता है नाइट्रोजन बेस। अब अपन बात करते हैं कि जो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड भी दो भागों में बटा रहता है। एक होता है शुगर, एक होता है नाइट्रोजन बेस। जो शुगर होता है, शुगर मिठास को बताता है, जैसे कि राइबोज शुगर और डाईऑक्सी राइबोज शुगर। जैसे कि क्वेश्चन में पूछा जाए कि डीएनए में कौन सी शुगर पाई जाती है, डीएनए में डाईऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है, डीऑक्सी राइबोज शुगर पाई जाती है। अगर आपसे आरएनए में पूछी जाए तो आरएनए में राइबोज शुगर पाई जाती है। क्या साथियों? राइबोज शुगर पाई जाती है। उसके बाद अपन बात करते हैं नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन बेस डीएनए का मुख्य भाग होता है, जो दो भागों में बटा रहता है। एक होता है प्यूरिन, एक होता है पिरिमिडीन। प्यूरिन पिरिमिडीन, प्यूरिन पिरिमिडीन, प्यूरिन पिरिमिडीन, प्यूरिन पिरिमिडीन। अब अपन बात करते हैं कि जो प्यूरिन होता है, प्यूरिन के भी दो भाग होते हैं। प्यूरिन के भी दो भाग होते हैं। कौन कौन से होता है? एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। एडिनिन ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन। और पिरिमिडीन है ना, तो पिरिमिडीन के भी दो भाग होते हैं, साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन। अब अपन बात करते हैं प्यूरिन के कितने भाग होते हैं। प्यूरिन के दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एडिनिन ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन, एडिनिन ग्वानिन। और पिरिमिडीन के कितने भाग होते हैं? पिरिमिडीन के भी भाग होते हैं दो, साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन, साइटोसिन थाइमिन। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि प्यूरिन के कितने भाग होते हैं। प्यूरिन के दो भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। और पिरिमिडीन के कितने भाग होते हैं? पिरिमिडीन के भी दो भाग होते हैं। एक होता है साइटोसिन, एक होता है थाइमिन, एक होता है साइटोसिन और एक होता है थाइमिन। इसमें साइटोकाइनिन भी लिखा है, और साइटोसिन कहिए या साइटोकाइनिन कहिए, एक ही बात होती है, साइटोकाइनिन या साइटोसिन। अब अपन बात करते हैं, इनमें एक बंध पूछा जाता है कि साइटोसिन और थाइमिन में कौन सा बंध पाया जाता है, और एडेनिन ग्वानिन में कौन सा बंध पाया जाता है। तो इसको आप ट्रिक के आधार पर याद कीजिए। क्या साथियों? ATGC, 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 ATGC। तो एडिनिन ग्वानिन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जब डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाएगा, फिर उसके बाद ही तो तीसरा बनेगा। तो ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो इनकी ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन और साइटोसिन में पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं, यहाँ पर देख लिया अपन ने कि जो एडेनिन ग्वानिन होता है, एडेनिन ग्वानिन के जो दो भाग होते हैं वो किसके होते हैं? जो होते हैं पिरिमिडीन के।
प्यूरिन के किसके, ये दो भाग होते हैं एडिनिन और ग्वानिन। एडिनिन और ग्वानिन होते हैं, ये होता है प्यूरिन के भाग। और टीसी यानी कि थाइमिन और यानी कि साइटोसिन और थाइमिन होता है, तो साइटोसिन और थाइमिन होता है, ये होते हैं यानी कि प्रीमिडिन के भाग, प्रीमिडिन के भाग। तो इसको आपको ट्रिक के आधार पर याद करना है कि ए टी एडेनिन और थाइमिन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। जब डबल बनेगा उसके बाद ही तो तीसरा बनेगा। तो ग्वानिन और साइटोसिन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो साइटोसिन और ग्वानिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि ए और जी होता है वो होता है प्यूरिन के भाग, और जो टी और सी होता है वो होता है प्रीमिडिन के भाग। तो इतना समझ में आ गया होगा साथियों आपको। तो यहाँ से ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि एडेनिन ग्वानिन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, तो एडेनिन ग्वानिन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है। जबकि ग्वानिन और साइटोसिन में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। तो ये इतना समझ में आ गया होगा साथियों आपको। अब अपन इसको यानी कि लिखते हैं क्या साथियों, इसको अपन ने समझ लिया, इसको अपन पढ़ते हैं। डीएनए की जो संरचना होती है, डीएनए की संरचना कोई इस तरीके से होती है क्या साथियों, डीएनए की संरचना की बात की जाए तो डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है इस तरीके से। डीएनए की संरचना इस तरीके से होती है जो कि बहुत जटिल होती है। इसी के अंदर एटीजीसी एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन पाया जाता है। इसी प्रकार से क्या पाए जाते हैं, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन थाइमिन पाए जाते हैं। इसी में जो भी जितने भी आनुवंशिक गुण होते हैं वो इसी के अंदर बने होते हैं, इसी के अंदर होता है। तो आनुवंशिक गुण कहाँ पर पाए जाते हैं, तो आनुवंशिक गुण जितने भी होते हैं वो इसी में पाए जाते हैं। तो जो डबल स्टैंडर्ड होती है डीएनए की संरचना होती है वो किसी इस तरीके से होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है। जैसे कि बात की जाए कि एटीजीसी, जैसे कि अपन यहाँ पर एक बात कहते हैं, जैसे कि कोई भी ले लीजिए, जैसे अपन ने पढ़ा है कि एटीजीसी, तो यहाँ पर लिखिए ए, यहाँ पर लिखिए टी। तो यानी कि जो जीन पाए जाते हैं वो एटी न्यूक्लियोटाइड बने होते हैं, वो एटी के बने होते हैं। जो ए होता है और टी होता है, तो ये हमेशा डबल एटी, ये हमेशा डबल हाइड्रोजन बॉन्ड यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े रहेंगे। जबकि जो ग्वानिन और साइटोसिन है ना, तो ग्वानिन और साइटोसिन हमेशा ट्रिपल बोले तो त्रिबंध हाइड्रोजन बंध के द्वारा त्रिबंध हाइड्रोजन के द्वारा जुड़े रहते हैं। अब अपन बात करते हैं, इतना समझ में आ गया होगा साथियों आपको। अब अपन इसकी जो भी अपन ने देखा है इसको अपन लिखते हैं। इसको अपन को लिखना है कि डीएनए का पहला अवलोकन किसने किया है, डीएनए का अवलोकन, डीएनए का अवलोकन, डीएनए। तो डीएनए का सबसे पहले अवलोकन किसने किया है, डीएनए का अवलोकन, डीएनए देखते हैं। डीएनए की संरचना की बात की जाए तो इसकी जो संरचना होती है वो किस तरीके से होती है, डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है। संरचना जो कि अपन ने पढ़ ली है, डीएनए की संरचना की बात की जाए तो डीएनए की संरचना पाई जाती है डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड संरचना पाई जाती है। डीएनए की संरचना की बात की जाए तो डीएनए की संरचना कौन सी पाई जाती है, डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड पाई जाती है। इसका सबसे पहले अवलोकन किसने किया, तो डीएनए का सबसे पहले जो अवलोकन है वो कार्लसबर्ग ने किया। क्या साथियों, कार्लसबर्ग। डीएनए को सबसे पहले किसने देखा था, तो डीएनए को सबसे पहले कार्लसबर्ग ने देखा था, जो कि गुणसूत्र पर पाया जाता है। कार्लसबर्ग के बाद बात की जाए तो डीएनए का प्रयोगशाला में यानी कि प्रयोग किसने किया, तो डीएनए को प्रयोगशाला में डीएनए को प्रयोगशाला में
किसने देखा था? तो डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा था। किसने साथियों? हरगोविंद खुराना। हरगोविंद खुराना। तो डीएनए को सबसे पहले प्रयोगशाला में किसने देखा? तो हरगोविंद खुराना ने देखा। हरगोविंद खुराना। प्रयोगशाला में सबसे पहले डीएनए किसने देखा था? तो हरगोविंद खुराना ने देखा था। किसने साथियों? ने देखा। हरगोविंद खुराना ने देखा। सबसे पहले बात की जाए तो यानी कि जो संरचना डीएनए की संरचना किस तरीके की होती है? तो डीएनए की संरचना डबल स्टैंडर्ड होती है, जो कि अपन ने देख लिया है। इसका जो खोज सबसे पहले किसने देखा था? तो कार्लसबर्ग ने देखा था। डीएनए को प्रयोगशाला में किसने देखा? तो डीएनए को प्रयोगशाला में हरगोविंद खुराना ने देखा था। अब अपन बात करते हैं कि इसका जो मॉडल किसने दिया? डीएनए की जो मॉडल किसने दिया? डीएनए का मॉडल किसने दिया? मॉडल की बात की जाए तो मॉडल किसने दिया था? मॉडल डीएनए का जो मॉडल दिया जाता है वो दिया जाता है वाटसन एवं क्रिक को। वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए का मॉडल दिया था। वाटसन एवं क्रिक एवं वाटसन एवं क्रिक वाटसन एवं क्रिक ने यानी कि मॉडल दिया था। इसलिए इनको 1962 कब साथियों? 1962 में नोबेल प्राइज दिया गया था। नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? वाटसन एवं क्रिक को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किनको? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था वाटसन एवं क्रिक को, क्योंकि इन्होंने जो डीएनए का मॉडल प्रस्तुत किया था। अब अपन बात करते हैं कि एडेनिन और थाइमिन। क्या साथियों? ATGC। तो एडेनिन और थाइमिन, एडेनिन और थाइमिन के बीच कौन सा बंध पाया जाता है? तो एडेनिन और थाइमिन एडेनिन और थाइमिन में कौन सा हाइड्रोजन बंध पाया जाता है? में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है किन किन के बीच में? तो एडेनिन और थाइमिन के बीच में यानी कि डबल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। अब अपन बात करते हैं साइटोसिन और थाइमिन ग्वानिन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। क्या साथियों? ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है। इसको आप ट्रिक के आधार पर लिखिए। ट्रिक के आधार पर क्या लिखिए कि ट्रिक ATGC ट्रिक क्या है? ATGC AT में कौन सा बंध पाया जाता है? तो डबल दोहरा। और GC में कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है? तीसरा यानी कि ट्रिपल बॉन्ड किस में पाया जाता है? तो यानी कि ग्वानिन और साइटोसिन में। ये इधर के जो दो भाग होते हैं जो किसके होते हैं? प्यूरिन के। और जो इधर के जो दो भाग होते हैं वो किसके होते हैं? pyrimidine के। अब अपन बात करते हैं आगे कि जो डीएनए है ना, तो डीएनए आनुवंशिक गुण का
वाहक कौन सा है? तो आनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए है। क्या साथियों? आनुवांशिक गुण का वाहक। इसका मतलब क्या है साथियों? तो अपन समझते हैं। पहले तो अपन लिखते हैं कि आनुवांशिक गुण का वाहक कौन है? तो डीएनए है। आनुवांशिक 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 गुण का वाहक, आनुवांशिक गुण का आनुवांशिक गुण का वाहक, आनुवांशिक गुण का वाहक कौन है? तो आनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। क्या साथियों? डीएनए होता है। डीएनए होता है। तो आनुवांशिक गुण का वाहक कौन है? तो इसका मतलब समझते हैं। तो आनुवांशिक गुण का वाहक डीएनए होता है। इतना बात अब आपको समझ में आ गई होगी साथियों। तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी जितने भी आनुवांशिक गुण होते हैं, आनुवांशिक गुण को समझते हैं। जैसे कि जो भी आपके माता पिता में जो आनुवांशिक गुण पाए जाते हैं वो बच्चों में आ जाते हैं। जैसे कि जो आनुवांशिक गुण किन्हें कहते हैं? आनुवांशिक गुण उन्हें कहते हैं जो कि हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। जैसे कि हमारे डीएनए को ही पता होता है कि जानवर के जो होता है, जानवर होता है, जानवर के डीएनए में जो कि पता होता है, जानवर के डीएनए में पाया जाता है कि इसके 2 कान बनाना है, 2 आँख बनाने के, सींग बनाने हैं और इसकी जो पूंछ बनानी है, ये सभी किसके अंदर पाया जाता है? तो ये सभी यानी कि जो भी जानकारी होती है वो डीएनए में पाई जाती है। उसी प्रकार से मानव में बात की जाए तो मानव में भी डीएनए के अंदर सारी जानकारी पाई जाती है। उसी को अपन आनुवांशिक गुण कहते हैं। जैसे कि उसको डीएनए के अंदर जो भी जितने भी यानी कि जो जानकारी होती है वो डीएनए के अंदर पाई जाती है कि इसके 2 हाथ बनाने हैं, 2 पैर बनाने हैं, 2 आँखें बनानी है। जो भी अपन के दिल, गुर्दा, फेफड़ा जितने भी जो अंग है वो सभी डीएनए के ही यानी कि जानकारी से बनते हैं। यदि किसी का जो डीएनए है वो अगर किसी कारणवश क्या हो जाता है साथियों, किसी कारणवश बदल जाता है या इसकी जो जानकारी है थोड़ी बहुत यानी कि वो हो जाती है, नष्ट हो जाती है, तो उसका जो बच्चा होता है वो विकलांग देखने को मिलता है। जैसे कि आप सुनते होंगे कि जो परमाणु बम या हाइड्रोजन बम होता है उसको जो जब वो ब्लास्ट होता है तो उससे हमारा जो डीएनए होता है, डीएनए यानी कि चेंज हो जाता है। जब वह डीएनए चेंज हो जाता है तो उससे जो बच्चे यानी कि संतानें पैदा होती हैं वो क्या होती है साथियों? वो विकलांग पैदा होती हैं। तो इसी तरीके से डीएनए में सारी संरचना पाई जाती है कि मानव को किस तरीके से बनाना है। कुत्ते के बच्चे को तो कुत्ता में किस तरीके से डीएनए पाया जाता है उसी की संरचना में, तो कुत्ते के बच्चे डीएनए के हिसाब से उसी के निर्माण करेंगे। मानव का बच्चा मानव का डीएनए उसके बच्चे के निर्माण करेगा। तो जो भी जितने भी जो डीएनए होता है, डीएनए के अंदर जितनी भी जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इसी डीएनए के अंदर पाई जाती है। तो जो डीएनए होता है, एक डीएनए क्या करते हैं अपन कि अपन माता पिता का यानी कि डीएनए चेक करवाते हैं। जो डीएनए होता है वो एक माता पिता से अपने बच्चों में जाती है, संतानों में जाता है। तो अपन ने देखा होगा कि जो पहले हॉस्पिटल में क्या था कि डीएनए चेंज नहीं हो पाता था, डीएनए की जानकारी नहीं लग पाती थी, इसलिए जो बच्चे हैं वो यानी कि बदल दिए जाते थे। जैसे कि इधर कोई महिला है, इधर कोई महिला है, जिस तरीके से इधर को क्या हुआ बेबी बोले तो इधर हुआ बच्चा, तो इधर क्या हुआ बॉय, इधर क्या हुआ गर्ल। अगर इस जो फीमेल है इसको अगर बॉय चाहिए तो वो क्या होते थे कि इसको बदल देते थे। इसको इसकी गर्ल है तो इसको दे दिया जाता था, इसकी जो बॉय है इसको दे दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ था इससे यह होता था कि बहुत चोरी होती थी। लेकिन जब से जो डीएनए है ना, तो डीएनए के जो डीएनए पता चलने लगा है या इसका जो अपन ने खोज करने लगे हैं, तो डीएनए की वजह से ही अपन चेक कर लेते हैं। जब अपन डीएनए के बच्चे का डीएनए चेक करते हैं और जो माता पिता होते हैं उनका डीएनए चेक करते हैं तो इनका जो डीएनए है वो बराबर यानी कि मैच कर जाता है। तो अपन देखते हैं कि इसी का जो बच्चा किसका है, इसी माता पिता का बच्चा है। तो डीएनए की वजह से आपको बहुत फ़ायदा होता है। तो डीएनए से हमको बहुत फ़ायदा होता है। अब अपन बात करते हैं कि जो डीएनए है ना, तो डीएनए ही आनुवंशिक गुण का वाहक होता है। जैसे कि किसी भी माता पिता का बच्चा है वो अगर उसने जन्म लिया, अगर उसके डीएनए है ना, तो डीएनए में आनुवंशिक गुण नहीं आई, तो उसका जो आनुवंशिक गुण नहीं आते हैं तो अगर उसकी कोई संतान होगी तो उसका भी जो संतान होगा वो विकलांग पैदा होगा, क्योंकि उसमें जो पूरे आनुवंशिक गुण नहीं है। तो अगर इसका जो डीएनए है ना, तो डीएनए यानी कि अगर क्या हो जाता है साथियों, अगर डीएनए चेंज हो जाता है तो बच्चे में विकलांगता देखने को मिलती है। तो ये सभी अपन ने देख लिया। और कुछ अपन ने देखते हैं
अनुवांशिक गुण का भाग कौन होता है? अनुवांशिक गुण का भाग होता है डीएनए। क्या साथियों? डीएनए। अब अपन बात करते हैं आगे। आगे क्या है, अपन ने पढ़ा है कि डीएनए है ना, तो डीएनए है ना, तो डीएनए पर जीन पाए जाते हैं। क्या साथियों? डीएनए पर जीन उपस्थित होते हैं। क्या साथियों? जीन उपस्थित होते हैं। ये किसने बताया था? ये बताया जॉनसन ने। तो यानी कि इसके जो चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यानी कि डीएनए पर जीन उपस्थित होते हैं, इसको चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? चिन्हित करने की प्रक्रिया। तो चिन्हित करने की प्रक्रिया को अपन एनाटोशन कहते हैं। चिन्हित करने की प्रक्रिया, करने की प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? तो यानी कि चिन्हित करने की प्रक्रिया को अपन एनोटेशन कहते हैं। क्या साथियों? एनोटेशन कहते हैं। तो डीएनए पर जीन उपस्थित होते हैं, इसको चिन्हित करने की प्रक्रिया को अपन एनोटेशन कहते हैं। क्या साथियों? एनोटेशन कहते हैं। इतनी बात अपन को समझ में आ गई होगी साथियों। अब अपन बात करते हैं कि जो डीएनए है ना, तो डीएनए प्रोटीन के बने होते हैं, ये तो अपन ने देख लिया था। अब अपन बात करते हैं कि डीएनए और आरएनए में यानी कि अंतर क्या होता है। तो डीएनए और आरएनए में, तो डीएनए में नाइट्रोजन बेस। आपसे ऐसा पूछा जाए कि डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन बेस पाया जाता है? डीएनए में नाइट्रोजन बेस कौन सा पाया जाता है? तो इसमें आएगा थाइमीन। क्या साथियों? थाइमीन। ये आपको समझाते हैं कि किस तरीके से आता है। तो अपन ने तो पढ़ा है कि एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन पाया जाता है। तो इसको अपन अभी देखते हैं। पहले आते हैं अपन बैक पेज पे। तो यहाँ पर अपन ने देखा है कि जो डीएनए है ना, क्या साथियों? डीएनए के कितने भाग होते हैं? डीएनए के 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्रीमिडिन। एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्रीमिडिन। क्या साथियों? एक होता है प्यूरिन, एक होता है प्रीमिडिन। प्यूरिन, प्रीमिडिन, जो 2 भागों में बटे रहते हैं। एक होता है एडिनिन, एक होता है ग्वानिन। ये 2 भागों में बटा रहता है साइटोसिन, थाइमिन। तो दोस्तों इसमें आपको केवल आरएनए बनाना है। क्या साथियों? आरएनए। अगर डीएनए से आरएनए बनाना है। क्या साथियों? आरएनए। अगर आपको डीएनए से आरएनए बनाना है तो इस थाइमिन के जगह पे, कहाँ पे साथियों? थाइमिन के स्थान पर, क्या साथियों? थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा। क्या साथियों? यूरेसिल आ जाएगा। तो अगर थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल आ जाएगा तो आरएनए बन जाता है। तो साथियों देखिए यहाँ पर क्या है कि जो डीएनए है ना, डीएनए में न्यूक्लियोसाइड में वो फॉस्फोरस तत्व में बटा रहता है, शुगर में फिर नाइट्रोजन बेस में बटा रहता है, नाइट्रोजन बेस से प्यूरिन, प्रीमिडिन में। तो इसमें प्यूरिन में कौन कौन सा होता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। लेकिन जो आरएनए होता है ना, आरएनए में केवल क्या करता है? नाइट्रोजन बेस में यानी कि थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल को रख दिया जाता है तो आरएनए बन जाता है। क्या साथियों? आरएनए बन जाता है। तो इनके जो डीएनए है ना और आरएनए है ना, तो डीएनए और आरएनए के ये 3 भाग होते हैं। ये तो कॉमन होते हैं। क्या साथियों? ये तो दोनों में पाए जाते हैं, इसलिए ये तीनों कॉमन होते हैं। लेकिन अगर ये जो नाइट्रोजन बेस उसमें थाइमिन आ जाता है तो यानी कि वो हो जाता है डीएनए, और उसमें यूरेसिल आ जाता है तो वो हो जाता है आरएनए। क्या साथियों? आरएनए। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि डीएनए में कौन सा यानी कि नाइट्रोजन बेस पाया जाता है, तो आपका आंसर क्या होगा? थाइमिन। क्योंकि ये साइटोसिन, एडेनिन, ग्वानिन ये तो आरएनए में भी पाया जाता है, लेकिन जो थाइमिन है वो नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि डीएनए में नाइट्रोजन बेस के रूप में थाइमिन पाया जाता है। या ऐसे पूछा जाए कि डीएनए में कौन सा यानी कि नाइट्रोजन बेस नहीं पाया जाता है? एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल। तो आपका आंसर क्या होगा साथियों? यूरेसिल। क्योंकि यूरेसिल होता है वो आरएनए में पाया जाता है, जबकि एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन डीएनए में भी पाया जाता है और आरएनए में भी पाया जाता है। तो इतने बात समझ में आ गई होगी साथियों। तो आरएनए का जो डीएनए है ना, डीएनए का मुख्य भाग कौन सा है? नाइट्रोजन बेस। तो डीएनए है ना, डीएनए का नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है? थाइमिन। और आरएनए है ना, आरएनए का नाइट्रोजन बेस कौन सा होता है? वो होता है यूरेसिल। क्या साथियों? यूरेसिल। अब अपन बात करते हैं कि भारत में प्रिंटिंग मशीन,
भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग मशीन। तो आपसे यहाँ से पूछा जाएगा कि भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर साथियों? हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद। भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग यानी कि जो प्रयोगशाला है वो कहाँ पर स्थित है? तो यानी कि हैदराबाद में स्थित है। अब अपन बात करते हैं कि डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का मतलब क्या होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, तो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग है ना, तो इससे यानी कि आपराधिक मामलों को यानी कि सुलझाने के लिए इसका, या जो आपराधिक मामले होते हैं उसको निपटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो आपराधिक मामलों आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए या निपटाने के लिए आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए अपन बात करते हैं कि भारत में डीएनए फिंगर प्रिंटिंग प्रयोगशाला कहाँ पर स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। और डीएनए फिंगर प्रिंटिंग क्यों आवश्यक है? तो आपराधिक मामलों को सुलझाने के लिए यह आवश्यक होता है, क्योंकि यह जो तकनीकी से व्यक्ति की जैविक अंश, जैसे इससे किसी भी व्यक्ति के जो भी जैविक बोले तो शरीर का जितना जो कोई सा भी अंग है, जैसे कि रक्त है, बाल है, लार, नाखून, कोशिका स्रोत के द्वारा डीएनए की पहचान की जाती है। जैसे कि आप देखते होंगे कि जब वो सीआईडी होता है, सीआईडी में अगर कोई भी अपराधी होता है, अगर वो किसी की हत्या कर देता है तो उसका क्या करते हैं साथियों, वो अंग के पार्ट ढूंढते हैं। क्या साथियों? अंग के पार्ट ढूंढते हैं। जैसे कि नाखून है, बाल है, या कुछ भी शरीर का अंग है, तो उससे क्या पाया जाता है? रक्त देखते हैं कि कहाँ पर यानी कि व्यक्ति की मृत्यु हुई है, तो उसका रक्त का डीएनए चेक किया जाता है। तो इससे पता चल जाता है कि उनके जो माता पिता हैं वो कौन है। इससे पता चल जाता है कि उनके माता पिता कौन है। तो आपराधिक मामलों में गुत्थियां सुलझाने के लिए अपन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग का प्रयोग किया जाता है। इसका जो मुख्यालय है या प्रयोगशाला है वो हैदराबाद में स्थित है। यानी कि जो डीएनए फिंगर प्रिंटिंग के द्वारा अपन जो शरीर है ना, शरीर के किसी भी अंग के द्वारा डीएनए की पहचान की जा सकती है। तो साथियों अपन ने न्यूक्लिक अम्ल बोले तो केंद्रक अम्ल, उसके एक यानी कि दो प्रकार होते हैं, डीएनए आरएनए। अपन ने डीएनए को पढ़ लिया है, अब अपन को पढ़ना आरएनए। क्या साथियों? आरएनए होता है। तो आरएनए क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। क्या साथियों? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। इसकी फुल फॉर्म होती है क्या साथियों? राइबोज न्यूक्लिक अम्ल। राइबोज न्यूक्लिक अम्ल, राइबोज न्यूक्लिक एसिड, राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो अपन अगली वीडियो में पढ़ेंगे आरएनए के बारे में। तो साथियों अपन ने देख लिया है कि आरएनए में नाइट्रोजन बेस में यानी कि जो यूरेसिल है ना, तो थाइमिन के स्थान पर क्या आ जाता है? यूरेसिल आ जाता है। तो इसको अपन कल की वीडियो में देखेंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो प्राप्त करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। थैंक यू।